गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं सत्यवान प्रमाणिक। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वॉरियर्स एकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया 90th सेंचुरी टू 1922। ठीक है, तो आज हम द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया में किस तरह से नेशनलिज्म का विकास हुआ, लोगों के अंदर में राष्ट्रवाद की भावना कैसे जगी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से। तो चर्चा करने से पहले थोड़ी सी हम देखते हैं 1860 से लेकर 1920 तक के बीच में कुछ विशेष डेट्स हैं। ठीक है ना, सभी डेट्स के बारे में हम लोग विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ किस तरह से हमारे देश के लोगों के अंदर में देशभक्ति की भावना जगी, सारे विषयों पर हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले आप सभी से हम कहना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों को। साथ ही साथ बेल आइकन में प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन, जो भी वीडियो हम आपके लिए अपडेट करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। 1860 के पहले 1857 में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसको हम लोग कहते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। मंगल पांडे जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। अगर देखा जाए तो हमारे देश की जो स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई, उसका अगर स्टार्टिंग पॉइंट देखा जाए तो 1857 ही है। लेकिन उस समय किसी कारणवश वह आंदोलन सक्सेस नहीं हो पाया। सक्सेस नहीं होने के पीछे कारण था हमारे देश के लोगों में एकता नहीं थी, और उस रिवोल्ट का वो जो आंदोलन था उसका असफल होने के बाद लोगों को ये समझ में आया कि हमारे हार का एक ही कारण है, हमारे बीच में अनेकता। अगर हम एकजुट होके ब्रिटिश का सामना करें तो ज़रूर से ज़रूर हम ब्रिटिश को यहाँ से भगा सकते हैं। ठीक है, फिर 1877 की बात है, ये डेट है। ये जितने भी डेट्स के जो भी दिन और तारीख की चर्चा हम करेंगे, इसको आप नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है, अपने कॉपी में, और इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन द सेंस ऑफ कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है, प्लस आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी। ठीक है ना। सो द इम्पेरियल दरबार इज़ हेल्ड इन दिल्ली में इम्पेरियल दरबार लगा था, वो 1877 में हो। 1878 इंडियन आर्म्स एक्ट इज़ पास्ड। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1878 की बात है, ठीक है ना। इंडियन आर्म्स एक्ट पारित हुआ था, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ A.O. ह्यूम स्टार्ट्स द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। ये क्वेश्चन अक्सर आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछता है, चाहे आप SSC के एग्ज़ाम लिखते हों या JSSC के एग्ज़ाम लिखते हों या JPSC के एग्ज़ाम लिखते हों या IAS के एग्ज़ाम लिखते हों। अक्सर PT में, प्राइमरी टेस्ट में ये ज़रूर पूछता है कभी कभी। ठीक है, इल्बर्ट बिल नेक्स्ट है। इल्बर्ट बिल 1883 को इल्बर्ट बिल पास हुआ था, ठीक है। सो जो भी डेट्स की चर्चा हम कर रहे हैं, इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट इज़ 1905। इस दिन क्या हुआ था, इस समय क्या हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है ना, और स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल जिसमें आपका विदेशी सामानों का बहिष्कार हुआ था और स्वदेशी सामग्रियों का, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने के लिए लोगों ने आंदोलन चलाया, ठीक है। 1906 में जैसे बंगाल का पार्टीशन हुआ, ठीक है ना, वैसे 1906 में आपका मुस्लिम लीग का गठन हुआ, मुस्लिम लीग का, ठीक है। 1906 में INC डिमांड्स स्वराज फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, ठीक है। 1909 मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स आपका हुआ था 1909। नेक्स्ट है 1911 की बात है। डिसीजन ऑफ रीयूनिट बंगाल एंड शिफ्ट कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हमारे देश की राजधानी कलकत्ता थी, लेकिन कलकत्ता से आज जो हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, ये
शिफ्ट हुआ था आपका 1911 में, ठीक है। तो 1911 में हमारा देश दिल्ली हमारे देश की राजधानी बनी। नेक्स्ट आपका 1914 टू 1918, ये डेट तो आपको भली भांति याद होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वार का डेट है। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 टू 1918 का है, ठीक है। 1919 की बात अगर करते हैं तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसका गठन हुआ था आपका 1919 में। और 1919 की बात और एक चीज़ आप रिकॉल कर सकते हैं, जलियांवाला बाग मैस्करे जो हुआ था, जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था, ये 1919 में हुआ था, ठीक है ना। बैसाख का महीना था, लोग मेला आए हुए थे और वहाँ पर कुछ लोग ब्रिटिश के विरोध, कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग ब्रिटिश के विरोध मीटिंग कर रहे थे। तो उसमें जनरल डायर ने सभी को अंधाधुंध गोलियों से भून डाला, ठीक है ना। इसमें सैकड़ों व्यक्ति हताहत हुए, सैकड़ों मारे गए। और इसी घटना के बाद हमारे देश का जो स्वतंत्रता आंदोलन है, राष्ट्रीय आंदोलन है, उसमें और तेज़ी आया, ठीक है ना। सो इस तरह से हम लोग अभी कुछ जो ईयर्स और डेट्स की चर्चा किए, ये आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू बोलिए, ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट we'll discuss about the 90th century witnessed the rise of growth of nationalism in India। अगर राष्ट्रवाद का, नेशनलिज्म का ग्रोथ की बात अगर की जाए तो ये 90th सेंचुरी को ही रिफ़र करता है। 90th सेंचुरी में ये बहुत तेज़ी से ये ग्रो किया था, ठीक है। द सोशियो रिलीजियस अवेकनिंग, सामाजिक कहा जाए या धार्मिक कहा जाए या मॉडर्न एजुकेशन की बात कहा जाए, ग्रोथ ऑफ प्रेस की बात कहा जाए, डेवलपमेंट की बात कहा जाए, कम्युनिकेशन की बात कहा जाए, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की बात कहा जाए, ये ठीक है ना, इसी समय बहुत ज़्यादा इफेक्टेड था। और ब्रिटिश जो थे, ठीक है, ब्रिटिश जो थे हमारे देश के लोगों को विभिन्न तरीक़ों से एक्सप्लॉइट कर रहे थे, ठीक है ना। और ब्रिटिश का जो वास्तविक नेचर था हमारे देश के प्रति, हमारे देश के लोगों के प्रति, वो अब लोगों को भली भांति पता चल चुका था, ठीक है। लोगों को अब एहसास हो गया था कि ब्रिटिश हमारे यहाँ के लोगों का जीवन यापन को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, यहाँ का रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये इंडियन को पता चल चुका था, उनकी वास्तविकता। द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश क्रिएटेड डिसकंटेंट एंड अनरेस्ट अमंग द मासेस। तो जो पॉलिसीज था ब्रिटिश का, वो लोगों के अंदर में डिसकंटेंट कहने का मतलब लोगों के अंदर में निराशाजनक स्थिति पैदा कर दी थी, असंतुष्ट थे उनके सिस्टम से। An urgent need was felt to unite together and fight for the pride of the nation। लेकिन उस समय का वर्तमान की ज़रूरत क्या थी? वर्तमान की ज़रूरत थी कि लोग एक दूसरे से मिलें, एकजुट हों और अपने देश के सम्मान के लिए आगे बढ़ें, लड़ें। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनहुड एंड नेशनल कॉन्शियसनेस फील्ड इन द माइंड ऑफ द पीपल। अब लोगों के दिलो दिमाग में राष्ट्र के प्रति प्रेम जगने लगा। The Indians now strongly began to feel that India was for the Indians and it was to be ruled by the Indians and not by the foreign power। अब इंडिया के जो लोग थे, इन लोगों को स्ट्रांगली फील होने लगा कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होने लगा कि इंडिया किसके लिए है? इंडियंस के लिए है। और यहाँ पर रूल किसका होना चाहिए? इंडियंस का होना चाहिए, ना कि कोई फॉरेन विदेशी पावर का होना चाहिए। ये बात लोगों के दिलो दिमाग में बैठ गई और इस तरह से धीरे धीरे करके हमारे देश के लोगों में राष्ट्रवाद की जो भावना है वो जगने लगी, ठीक है। नेक्स्ट, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म। अब हम चर्चा करते हैं कि हम तो ये चीज़ जान चुके कि लोगों के अंदर में धीरे धीरे ये भावना जगने लगी है, ठीक है ना। लेकिन कौन ऐसा फैक्टर था, कौन सा फैक्टर था जो कि नेशनलिज्म की भावना को उजागर
कर रहा था, नेशनलिज्म की भावना को, वो नेशनलिज्म की भावना बढ़ा रहा था। तो सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स आर देयर, दीज आर फर्स्ट थिंग वी विल डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है ना, पहला चीज़ अगर देखा जाए, पहला फैक्टर देखा जाए तो वो था इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कहने का मतलब क्या हुआ? इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन मतलब आपका हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को एक्सप्लॉयट करना। तो एक चीज़ आप समझ लीजिए, अगर कहीं किसी के ऊपर, किसी पर अगर आपको शासन करना है तो सबसे पहले उसकी कमजोरी को हमें ढूंढना पड़ता है, और उसकी कमजोरी अगर नहीं है तो उसे पहले हमें कमज़ोर बनाना पड़ेगा, तभी जाके हम उस पर शासन कर सकते हैं। कहा जाता है हम कमज़ोर पर ही शासन कर सकते हैं, अपने से बलवान पर क्या शासन कर सकते हैं? जी नहीं, अपने से बलवान पर हम शासन नहीं कर सकते हैं, उसी का प्रभाव हम पर पड़ सकता है। अंग्रेज़ों ने इस नीति को फॉलो किया। अंग्रेज़ों ने सबसे पहले यहाँ के जो यूनिटी सिस्टम था, यहाँ का जो सिस्टम था, उसको खोखला कर दिया। खोखला करने के बाद यहाँ के जो पावर था, यहाँ का रिसोर्सेस, यहाँ का जो रिसोर्स था, यहाँ का रिसोर्स को उन्होंने ड्रेन किया, यहाँ का जो रॉ मटेरियल्स था उनको ड्रेन किया। दूसरी बात है कि यहाँ के मार्केट को डाउन करने के लिए वो यहाँ पर व्यापार करने लगे सस्ते, मतलब यहाँ पर जो चीज़ मिलता है उससे सस्ता में वही चीज़ अवेलेबल करा रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था, हमारे देश का इकोनॉमिक व्यवस्था जो है चरमरा रही थी। ठीक है। द ब्रिटिश हु इनिशियली कैम एज ट्रेडर, आप सबको पता है ब्रिटिश सबसे पहले आए थे किस उद्देश्य से आए थे? व्यापार के रास्ते पर आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे। ग्रेजुअली एस्टैब्लिश्ड देयर मोनोपोली ओवर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, धीरे धीरे उन लोगों ने यहाँ के लोगों को बहला फुसला कर यहाँ के मार्केट पर मोनोपोली करने लगा, यहाँ के रिसोर्स पर उन लोगों का मोनोपोली होने लगा। ठीक है ना। दे टर्न्ड इंडिया इनटू ए सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। अब यहाँ से रॉ मटेरियल जो था उसको ब्रिटिश इंडस्ट्रीज में सप्लाई करने लगे। द हार्श इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश अल्टीमेटली लेड टू द डिक्लाइन ऑफ इंडियन इंडिजिनस हैंडीक्राफ्ट एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो इनका जो इकोनॉमिक पॉलिसी था वो बहुत ही ख़राब था। तो ब्रिटिश जो था, इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट बिजनेस था, ठीक है ना, हैंडीक्राफ्ट बिजनेस था, उसको हरास कर दिया, उसका जो ग्रोथ था उसको हरास कर दिया। हरास होने के पीछे कारण क्या है? हैंडीक्राफ्ट बिजनेस जो होता है, हैंडीक्राफ्ट बिजनेस में आपका बहुत ज़्यादा लोगों की आवश्यकता होती है, रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता तो होती है, बहुत ज़्यादा लोगों की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा समय लगता है उसको बनाने में। तो बनाने में समय लगता है, अधिक लोगों की आवश्यकता होती है, इससे उस पर खर्च भी ज़्यादा होता है, इसलिए उस प्रोडक्ट का दाम भी मार्केट में ज़्यादा होता है। दाम भी ज़्यादा होता है, तो दाम ज़्यादा होता है तो अब ब्रिटिश क्या करते हैं, उसी के तर्ज पर मशीन से बनाया हुआ वस्तु मार्केट में अवेलेबल करा देते हैं। तो मशीन से बनाया हुआ वस्तु एक समय में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, कम लेबर की आवश्यकता होती है, इससे क्या होता है, उस प्रोडक्ट का प्राइस भी कम होता है। तो इस तरह से लोगों का रुझान क्या हो गया, आपका मशीनी प्रोडक्ट्स पर होने लगा। ठीक है, ब्रिटिश प्रोडक्ट्स पर होने लगा। इस तरह से उन्होंने जो हैंडीक्राफ्ट का जो प्रोडक्ट्स था, वो प्रोडक्ट्स का वैल्यू धीरे धीरे घटता गया। ठीक है। द एक्सेसिव डिमांड्स ऑफ रेवेन्यू लेड टू द रुइन ऑफ पेजेंट्री एंड लेबरर क्लास। एक्सेसिव डिमांड ऑफ द रेवेन्यू कहने का मतलब जो खेती करते थे किसान, उससे उनको रेवेन्यू देना पड़ता था सरकार को, तो ज़्यादा रेवेन्यू देना पड़ता था। जितना उनका प्रोडक्शन होता था उसका मैक्सिमम हिस्सा ब्रिटिशर्स को देना पड़ता था रेवेन्यू के तौर पर। इससे क्या हुआ, जो हमारे यहाँ का जो पेजेंट्री थे, जो लेबर क्लास के लोग थे, उनका स्थिति गड़बड़ाने लगा। ठीक है। अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी लैंड सेटलमेंट का, ठीक है, अंग्रेजों की जो लैंड सेटलमेंट की जो पॉलिसी थी, इससे क्या हुआ, हमारे देश के फार्मरों का जितना भी किसान वर्ग के लोग थे, इनको
भूख का सामना करना पड़ा। कारण ये था, एक तो हाई डिमांड ऑफ लैंड रेवेन्यू था, ठीक है ना, रेवेन्यू देना पड़ता था, और कुछ किसान ऐसे थे जिनको कर्ज भी लेना पड़ता था। अगर वो रेवेन्यू नहीं दे पाते या तो कर्ज नहीं दे चुका पाते तो उनका ज़मीन पर सरकार अधिग्रहण कर लेती थी, ठीक है ना, सरकार उसकी ज़मीन पर अधिग्रहण कर लेती थी। इस तरह से किसानों को भूख का सामना करना पड़ता था। इंडियाज वेल्थ एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इंडिया विटनेस्ड सेवरल फेमिन्स इन क्विक सक्सेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के समय इंडिया के लोगों को बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य और इकोनॉमिक स्वास्थ्य क्या कहेंगे उसको, उस समय बहुत ही ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा था, जैसे कि फेमिन, सूखा हुआ, कभी कभी बाढ़ का सामना करना पड़ा, बाढ़ के कारण वहाँ पर महामारी आने लगी, सूखा पड़ा, सूखा के कारण भूखमरी आने लगा। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से देखिए, इकोनॉमिक की दृष्टि से देखिए तो बहुत ही जर्जर स्थिति हो चुकी थी ब्रिटिश रूल में। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ब्रिटिशर किस तरह से हमारे यहाँ के इकोनॉमी को जर्जर बना दिया था, हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था को जर्जर बना दिया था। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं, नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे पॉलिटिकल काउजेस के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं अगले कारण से, अगले टॉपिक को लेके, जो है कि पॉलिटिकल काउजेस, ठीक है। जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल से और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।